हेलो दोस्तों, मैं शिवम प्रकाश राय आप लोगों के बीच बीटीसी 4th सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास के पेपर नंबर 7 को लेकर उपस्थित हूं। यह आपका बीटीसी में 25 नंबर का पेपर होता है और इस पेपर में शांति शिक्षा से जुड़े हर एक मुद्दे को लेके बात होती है कि शांति शिक्षा इन मुद्दों में किस प्रकार से आवश्यक है। पढ़ाने से पहले मैं आपको सिलेबस बताना चाहूंगा, क्योंकि हर विषय को पढ़ाने से पहले मैं एक झलक सिलेबस की हल्की देना पसंद करता हूं। तो मैं आप इसमें जितने भी अध्याय हैं उन अध्यायों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन अध्यायों के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि शांति शिक्षा होती क्या है। शांति शिक्षा लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसका मतलब यह है कि शांति शिक्षा वो शिक्षा है जो लोगों को यह बताती है कि किस प्रकार से इस समाज में किस ढंग से लोगों के साथ लोगों के प्रति सद्भावना भाव रखने चाहिए, किस प्रकार से लोगों के प्रति आपसी संबंध रखने चाहिए, किस प्रकार से लोगों के प्रति एक मानवीय संबंध रखने चाहिए। ये सारी बातों को इंगित करती है ये शांति शिक्षा। तो बिना देर किए आते हैं सिलेबस पे। अध्याय शांति शिक्षा भारतीय जीवन मूल्य शांति कौशल। इसका मतलब यह है, इसमें आप पढ़ेंगे कि मानवीय मूल्य किस प्रकार से शांति शिक्षा को एक बेहतर आदर्श रूप प्रस्तुत करता है, किस प्रकार से व्यक्ति के कौशल को शांति शिक्षा बढ़ाता है और किस प्रकार से समाज में एक उन्नत रूप प्रस्तुत करता है। दूसरा आपका संबंधों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। यहाँ आपके अंतर्वैयक्तिक संबंध का मतलब है दो या दो से अधिक लोगों के बीच का संबंध, जो अंतर्वैयक्तिक संबंध है। तो इसमें यह बताने की कोशिश किया जाएगा शांति शिक्षा में कि दो लोगों के बीच या कई लोगों के बीच किस प्रकार से शांति शिक्षा मार्गदर्शन प्रदान करती है, सही ढंग से शांतिपूर्वक देश के विकास के लिए और देश की उन्नति के लिए। तीसरा टॉपिक आता है हिंसा कारण एवं निवारण। इसमें यह बताया गया है कि शांति शिक्षा किस प्रकार से हिंसा को काबू रखती है और उसका किस तरीके से निवारण करती है। जैसे कोई अगर शिक्षित बालक है, कुंठित हो चुका है किसी व्यक्ति किसी छात्र की वजह से, तो यह नहीं है कि आप गलत रास्ते पे चले जाएं, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। यह सारी चीजें शांति शिक्षा में आपको बताई जाती है एक प्रशिक्षित शिक्षक के माध्यम से, जो आपको आगे बताएंगे जाएंगे। चौथा आपका है व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। इसका मतलब यह है कि किस प्रकार से व्यवहारवाद में कार्य के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न होती है, विशेष अभिव्यक्ति आधारशिला आप बनाते हैं, उस आधारशिला को पूरा करने के लिए आपके अंदर अनुक्रिया उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है। इन सब सारी बातों को विस्तृत बताने की कोशिश की जाएगी टॉपिक वाइज टॉपिक। अगला आपका है दार्शनिक चिंतन एवं शांति। दार्शनिक चिंतन एवं शांति, इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से दार्शनिकों के विचार हैं शिक्षा के प्रति, शांति शिक्षा के प्रति, और किस प्रकार से इस समाज को इस शांति शिक्षा से जोड़ के इनकी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। सारी बातों को बताने की हर संभव कोशिश की जाएगी आपके सहयोग से और मेरे प्रयास से। अगला आपका है तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शांति। किस प्रकार से शांति शिक्षा के द्वारा जो तनाव की समस्या होती है उसमें किस प्रकार से कैसे प्रबंधन किया जाता है शांति शिक्षा के द्वारा, शांति शिक्षा की बारीकियों के द्वारा, इन सारी बातों को आपको बताने की कोशिश की जाएगी। अगला है भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर का पक्के आते हैं आपके इस टॉपिक से। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें मानवाधिकार से जुड़ी हुई बातों को लेकर। इसमें पहले मैं आपको बता देता हूं मानवाधिकार माने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से मानवाधिकार, मौलिक अधिकार मतलब किस प्रकार से भारत में धार्मिक
प्रवृत्ति के लोगों का अपना एक विशेष अधिकार होता है, किस प्रकार से वो अपनी बातों को किस ढंग से समाज में रखते हैं अपने अधिकार के लिए। सहिष्णुता का मतलब आपका सहनशीलता से है। सहनशीलता किस प्रकार से, किस तरीके से अपने अधिकार को पूर्ण करने में मददगार साबित होती है, इन सारी बातों को विस्तृत बताने की हर संभव कोशिश करें। दोस्तों, अब आते हैं शांति शिक्षा होती क्या है। आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि शांति शिक्षा है क्या। यह वह शिक्षा है जो लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति के मार्ग पर चलने के लिए एक रास्ता बताती है, एक ऐसी बातें बताती है जो जटिलता से सरलता की तरफ जाती है, जो मानव कल्याण के लिए जाती है, जो व्यक्ति विशेष के उस उत्थान के लिए जाती है जो व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक है। आपको मैं 2 टॉपिक देके भी बताना चाहूंगा। यह युद्ध के विरुद्ध शिक्षा है, क्योंकि मानव के कल्याण के लिए दी जाने वाली यह शिक्षा होती है, तो यह युद्ध के विरुद्ध भी शिक्षा है। इनका कहने का मतलब यह है कि शांति शिक्षा प्राप्त करता अगर है तो युद्ध के प्रति कभी भी आशावादी नहीं होगा। वह हमेशा युद्ध के विपरीत ही सोचेगा, युद्ध न करने वाली बात को सोचेगा, युद्ध में जान माल जैसी समस्याओं से निजात पाने की कोशिश करेगा। तो यह शिक्षा आपको हर उन बातों को बताने की कोशिश करती है जो मानव कल्याण के लिए हितैषी है। यह आपका पहला है। दूसरा आपका है, यह वह शिक्षा है जो स्वतंत्रता प्रदान करती है, साथ ही शांतिपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समाज की स्थापना करती है। पूर्ण रूप से आपको स्वतंत्र बना देती है अपनी विवेक को किस जगह पे किस तरीके से प्रदर्शित करना है। यह नहीं है कि आपको बांध के रख देती है कि युद्ध के बदले युद्ध ही हो, और अगर आपको कोई अनहित कर रहा है तो आप उसके साथ भी वैसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह वैसी शिक्षा है जो आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ देती है कि किसी व्यक्ति के साथ किस तरीके से पेश आना है, ताकि आपका भी नुकसान न हो, उसका भी नुकसान न हो। अज्ञानता से प्रकाश की ओर लेके जाने वाली शिक्षा है। अब आते हैं शांति शिक्षा के उद्देश्य पे। शांति शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, किस तरीके से छात्र जीवन में इस उद्देश्य का पालन किया जा सकता है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, किस तरीके से लोगों को यह बताया जा सकता है कि इस शांति शिक्षा के माध्यम से आपके किस प्रकार आपकी मनोदशा जो शिक्षा के प्रति है उच्च स्तरीय हो सकती है। इन सारी बातों को बताने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका व्यक्ति में शांति प्रिय होने की प्रवृत्ति का विकास। व्यक्ति को देखते हुए आप छात्र को ले लीजिए, विद्यार्थी को ले लीजिए, किसी भी छात्र के अंदर आप अगर शिक्षक हैं तो यह कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप शिक्षक बने। तो कोई भी छात्र है तो उसको इस प्रकार से आप शिक्षित करने की कोशिश करें कि वह शिक्षा प्राप्त करे तो शांतिप्रिय तरीके से। साथ ही साथ अगर शिक्षा का कहीं पे प्रयोग करना है तो वह भी शांतिप्रिय तरीके से प्रस्तुत करे, ताकि उसकी शिक्षा की बुनियादी बातों को लोग समझें, जानें और उससे सीखने की कोशिश करें। दूसरा है आपका छात्रों में घातक संघर्ष के नुकसान को बताना। यह शांति शिक्षा जो होती है छात्रों को यह सारी बातों को बताती है कि अगर आप शांति शिक्षा के हितैषी नहीं बनोगे, शांति शिक्षा के बारे में जानोगे नहीं, तो समाज में रह के आप ऊंची स्तर की शिक्षा भी प्राप्त कर लिए हो तो आप बेहतर छात्र की हैसियत से नहीं जाने जाओगे, बेहतर अध्यापक की हैसियत से नहीं पुकारे जाओगे। तो यह शांति शिक्षा वहां पे भी आपके लिए सदुपयोगी है। तीसरा है आपका विद्यार्थियों में एकता की भावना को प्रदर्शित करना। यह शांति शिक्षा एक सबसे मूल्यवान चीज तो यह प्रदर्शित करती है कि विद्यार्थियों की एकता को बनाए रखती है। वह इसलिए नहीं कि आप लीडरशिप करने लगे, आप नेता बनने लगे, इसके लिए नहीं। आपसी संबंध को बनाने का मतलब है कि एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है। आप पढ़ाई को लेके ही ले लीजिए, कोई भी छात्र हो, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जिनके मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, संस्कृत कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो आपसी सहयोग से उन कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करें। बाकी अगर सहयोग और लोगों से नहीं मिल पा रहा है,
उनके द्वारा वो चीज़ों की जटिलताओं को नहीं समाप्त किया जा सकता है, तो वो शिक्षक के माध्यम से सारी जटिलताओं को दूर किया जा सकता है। कई लोगों से आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएंगे शिक्षा संबंधित, तो वो अन्य तरीके से उन बातों को पेश करेंगे शिक्षक के सामने, तो शिक्षक को समझने और उन समस्याओं को दूर करने में बड़ी आसानी है। अब आते हैं शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम पर। पहला है नैतिक जीवन संबंधित कहानियां बताना। शांति शिक्षा में आपको उन नैतिकतापूर्ण व्यक्ति के बारे में बताने की पेशकश की जाती है जो अपने देश के लिए हर संभव कोशिश की, आजादी से संबंधित या देश के विकास से संबंधित या देश के लिए एक ऐसे भाव को प्रस्तुत किया जिसकी वजह से आज देश की आम जनता विकास के मार्ग पे चल रही है। उन सब के बारे में शांति शिक्षा जैसे भावों को प्रकट करते हैं। दूसरा आपका है विभिन्न धर्मों तथा संस्कृतियों से संबंधित कहानियां बताना। ये दूसरा पॉइंट आपका है। जैसे और भी धर्म है उनके बारे में भी बताने की कोशिश करनी चाहिए। किसी एक धर्म की उन्नति के बारे में ही बता के किसी आप छात्रों को ये नहीं बता सकते हैं कि यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। हर धर्म अपने में सर्वश्रेष्ठ है। हर धर्म की अपने में एक विशेष अनुकंपा है, विशेष सोच है। तो हर धर्मों के बारे में विशेषताओं को बताने की हर संभव कोशिश करते रहनी चाहिए। यह शिक्षक को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उस पाठ्यक्रम की विशेषता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है आपको शारीरिक शिक्षा जैसी विषय पर शांति शिक्षा में एक और विषय जो है शारीरिक शिक्षा जैसी विषय, जो एक विशेष रूप प्रस्तुत करता है, लोगों को एकजुट करने, लोगों को एक साथ करने और लोगों को एक साथ उन्नति करने की ओर आगे बढ़ाता है। आप शारीरिक शिक्षा की बात को रखने का मेरा एक विशेष उद्देश्य ये भी है कि शारीरिक शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें छात्र आपसी घुल मिल सकते हैं, आपसी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी कमियों को उजागर कर सकते हैं। ये नहीं है कि खेल के माध्यम से पढ़ाई नहीं होती है। खेल के माध्यम से आज के डेट में पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अगर यह सोचता है कि शारीरिक शिक्षा विषय बस खेल से जुड़ी हुई विषय है, तो मैं तो समझता हूं उससे जैसी छोटी सोच वाला व्यक्ति है ही नहीं। आपको शारीरिक शिक्षा विषय में ना जाने किन किन विषयों को, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और भी बहुत सी हाइजीनिक संबंधित बहुत सी विषय हैं जिसको बताया भी जाता है और जिसकी वजह से लोगों में कुछ अलग सीखने और करने की प्रवृत्ति जागती है। तो शांति शिक्षा इन विषयों, इन पाठ्यक्रम की विशेषताओं की वजह से एक विशेष आधार प्रस्तुत करता है लोगों के विकास के लिए, लोगों के प्रति एक ऐसे भाव प्रस्तुत करने के लिए जो अपने देश की उन्नति में हर संभव प्रयासरत है। दोस्तों, अब आखिरी टॉपिक आज का, शांति शिक्षा में परिवार की भूमिका। किस प्रकार से परिवार की भूमिका शांति शिक्षा में अहम बिंदु अपनाती है, क्या क्या हिदायतें होती हैं जो शांति शिक्षा को समझने के लिए बच्चों के लिए आवश्यक होती है, क्या हिदायतें होती है माँ बाप के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए कि शांति शिक्षा उन बालकों के लिए शुरुआती दौर में आवश्यक बन जाती हैं जो भविष्य में काफी उपयोगी। पहला आपका है माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्य बालकों के समक्ष अपने आचरण एवं क्रियाकलापों को अनुशासित व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह दोहरी तरीके की व्यवस्था को नहीं अपनाना चाहिए कि बालक अगर आ गया तो आप उससे खड़ी बोली में बोलने लगे, आपसी तनाव जो है उसको उसके सामने न प्रदर्शित करके बाद में प्रदर्शित करने लगे। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, यह सारी चीजें दिखनी नहीं चाहिए छात्र के सामने, अपने बच्चे के सामने, नहीं तो वो उसकी मानसिकता प्रभावित होगी। और शांति शिक्षा का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि बालक की मानसिकता पूरी तरीके से अडिग बनी रहे, भ्रमित ना हो और इसमें परिवार के विशेष सहयोग की जरूरत होती है। दूसरा आपका है माता पिता को शांति वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। पहले पॉइंट की तरह शांति वातावरण उत्पन्न करने का मतलब यह है माता पिता को कि बच्चे को ऐसे माहौल दे, ऐसे तौर तरीके से इंगित करवाएं जिसकी वजह से उसकी मानसिकता पूरी तरीके से
समाज के उन लोगों के साथ न लिप्त हो जाए जो समाज को पूरी तरीके से ग्रसित कर रहे हैं। पढ़ाई के समय पढ़ाई के माहौल को रखना आवश्यक है। उसके लिए माँ बाप को ये भी करना चाहिए कि अपने समय जो भी उनके पास समय है उस बालक को दे, उस बालिका को दे, ताकि वो लगे कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है। जब बालक को लगेगा या बालिका को लगेगा कि मेरे साथ मेरे घर के जिम्मेदार पर्सन खड़ा है, तो वो पढ़ाई के वक्त बस पढ़ाई की सोचेगा, न कि पढ़ाई के वक्त फालतू गतिविधियों में लिप्त रहने की बातों को सोचेगा। तो शांति शिक्षा का एक मेन उद्देश्य आपके सामने यही है कि व्यक्ति का सतत विकास करना, व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति को उस योग्य बनाने की कोशिश करना जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बने, उस प्रतिष्ठा के साथ साथ देश की उन्नति हो, और देश की उन्नति होने के साथ साथ देश एक विकसित राष्ट्र में शामिल हो। यह बीटीसी से 4th सेमेस्टर का आज शांति शिक्षा विषय थी। आपकी विशेष मांग भी रही होगी कि 4th सेमेस्टर की वीडियो नहीं आ रही है, उसी को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। आने वाले समय में आपको 4th सेमेस्टर की वीडियो लगातार दी जाएंगी, और हम उम्मीद करते हैं आप इसको पूरी तरीके से अपनी सोच के हिसाब से परखेंगे, और जो भी समस्याएं होंगे आप उन समस्याओं को बताएंगे। हर संभव प्रयास किया जाएगा मेरे और अन्य शिक्षकों के द्वारा। धन्यवाद।